Hello everyone, welcome back to our study channel, Naveen Study Group. Here we are again with our new topic that is NCERT questions from the chapter Water Resources. प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम वाटर रिसोर्सेज के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे और उनको आगे करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे कंसेप्ट जो हमने वीडियोज में अपना सारा कंसेप्ट क्लियर किया है उनसे कैसे रिलेटेड है और आपको उनके आंसर किस तरीके से दे पाते हो या नहीं दे पाते। इन क्वेश्चन आंसर को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज रोड लर्निंग नहीं करनी है, ओनली आपको सिर्फ समझना है और इसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रोड लर्निंग के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी एसएस की तैयारी करते वक्त। इनको सिर्फ समझना है और देखना है कि फैक्ट्स किस तरीके से कार्य करते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम को वेस्ट ना करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। देखिए, ये चैप्टर 3 के जो वाटर रिसोर्सेज के हैं ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो कि ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है या एडजस्ट द स्टेटमेंट से रिलेटेड है। उन सब क्वेश्चन आंसर्स को हम करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। क्वेश्चन में दिया है कि नीचे कुछ सिचुएशंस लिखी गई हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी होगी और कौन सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी होगी। देखिए, रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल। अब कोई भी रीजन अगर हाई एनुअल रेनफॉल का दे रखा है तो ऐसे केस में कोई भी वहां पे वाटर स्कार्सिटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताया गया। तो वहां पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी अच्छा होगा और इरिगेशन के लिए भी वाटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। दैट इज वाटर प्रेजेंट फॉर द इरिगेशन आल्सो। जैसा कि आपको पता है कि मेरी लैंग्वेज हमेशा बाइलिंगुअल रहती है, तो आप भी ऐसा ही कोशिश करें कि आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें, ताकि क्वेश्चन आंसर को जब आप करें एग्जाम के लिए तो आपको अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो, आपके सामने वर्ड से वर्ड आते रहे ताकि आप उनको अच्छे तरीके से लिख पाए आपके एग्जाम में। देखिए आगे आंसर क्या है, नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी दिस इज बिकॉज द फ्रेश वाटर एंड ग्राउंड वाटर आर रिप्लेनिश्ड विद द एनुअल रेनफॉल। किससे रिप्लेनिश हो जाएगा बेटा, वो रेनफॉल के साथ रिप्लेनिश हो जाएगा। देखिए आगे अगला है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। देखो अब लार्ज पॉपुलेशन है तो देखो नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, आंसर नंबर बी। इफ द एनुअल रेनफॉल इज हाई देन देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो कोई भी वाटर स्कार्सिटी आपकी नहीं होगी क्योंकि बोथ फ्रेश वाटर एंड द ग्राउंड वाटर लेवल्स आर रिप्लेनिश्ड हो जाएंगे और आपके लिए वाटर अवेलेबल होगा पर्याप्त मात्रा में जिसका आप यूज कर पाएंगे। Region having high annual rainfall but water is highly polluted, that is quite a problem। ये एक प्रॉब्लम है कि वाटर में हाई एनुअल रेनफॉल तो होती है लेकिन वाटर हाईली पोल्यूटेड है। तो हाईली पोल्यूटेड है तो ड्रिंकेबल भी नहीं होगा और ड्रिंकेबल ना होने के साथ साथ वो वाटर आप डोमेस्टिक यूज भी नहीं कर पाएंगे और उसका इरिगेशन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे स्कार्सिटी वाटर की हो जाएगी। देखिए suffering from water scarcity आएगा। If there is high rainfall and the water is polluted, then there will be scarcity as the water is unfit for domestic, industrial और agricultural use। वाटर क्या होगा बेटा, अनफिट होगा डोमेस्टिक के लिए भी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी और एग्रीकल्चर यूज के लिए भी। वाटर क्या होगा आपका, बिल्कुल पोल्यूटेड होगा। तो ऐसे केस में सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। अब उससे अगली सिचुएशन देखते हैं, रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। तो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर लो रेनफॉल होती है तो पॉपुलेशन भी क्या है, लो है, तो डिमांड्स आपकी मेट होंगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए not suffering from water scarcity. In this case, rainfall is low, but the population is also low. Population भी क्या आपकी low है. In such cases, the demand of the water by the population is met as the usage is not too much and water scarcity will not prevail। और आपका जो prevail का मतलब होता है कि water scarcity नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर सफरिंग तब होती है जब या तो वाटर पोल्यूटेड होता है या फिर वाटर स्कार्सिटी तब होती है जब पॉपुलेशन ज्यादा है और रेनफॉल लो है। लेकिन अगर लो रेनफॉल है और पॉपुलेशन भी लो है
तो ऐसे टाइम में वाटर स्कार्सिटी नहीं होने वाली है और आपकी डिमांड्स मीट करेंगी। ऐसे में आपको वाटर स्कार्सिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यह था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि था कि हमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन पर ऐसी सिचुएशन को बताना था सफरिंग फ्रॉम जो वाटर स्कार्सिटी करेंगे और ऐसी सिचुएशन नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था, इसमें एक ही केस में वहां पे वाटर स्कार्सिटी होगी, दैट इज रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, और वाटर क्या आपका हाईली पोल्यूटेड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कंट्राडिक्शन, लिमिटेशन, जो उसके आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है उसके विरोध में होती है, जो उसके अगेंस्ट होती है, इन द फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स में। देखो, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिंग वाटर, हमें ऐसी स्टेटमेंट को बताना है जो एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, किसमें, फेवर ऑफ मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स में। देखिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। अब जिस एरिया में वाटर स्कार्सिटी है और वहां पे मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है वो क्या लेकर आ रहे, ब्रिंग कर रहे बेटा वाटर को, तो क्या लगता है आपको, या कभी आर्गुमेंट हो सकती है? इट इज नॉट एन आर्गुमेंट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, ये भी आपका उसके फेवर में ही होगा कि उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, फ्लड्स को कंट्रोल करने में किया जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, दैट इज अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ये लार्ज स्केल की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, किसके कारण, आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कारण, क्योंकि लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो जाएगा। तो सी इज द जो कारण होगा वो क्या होगा, अगेंस्ट होगा। एंड डी है आपका, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। तो इसने बोला कि ये हमें जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज के, ये भी किसके फेवर में होगा, आपके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फेवर में होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है लाइवलीहुड की। तो ये एक आर्ग्यूमेंट होगी बेटा, जो किसके फेवर में नहीं होगी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फेवर में नहीं होगी, वो उसके विपरीत में बात होगी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड्स टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड loss of livelihood. This point is not an argument, as in this case the water destroy agricultural and forestal. Water किसको destroy कर रहा है, एग्रीकल्चर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है और फॉरेस्ट लैंड को भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्लस द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज आर रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब ना इधर उधर घूमना, when you are displaced from your home and wandering here and there, that is the situation of render, उसको हम रेंडर बोलते हैं। एंड यू आर रेंडर्ड होमलेस, तो हम कह सकते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होंगे बेटा, इससे लार्ज स्केल क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। Here are some false statements. Identify the mistakes and rewrite them correctly. तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमें उनकी मिस्टेक को रीराइट करना है, तो हम एक एक करके उनको करेंगे बेटा। मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर with large and dense populations and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources. Multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have helped in proper utilization of water resources। नहीं, ये तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको रिराइट करेंगे जैसे, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, जब अर्बन सेंटर्स ज्यादा हो जाते हैं, विद लार्ज वो ज्यादा हो गए और डेंस पॉपुलेशन वहां पे हो जाती है, एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव कॉज्ड द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज होता है, क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल्स में आप वाटर का ना एक्सप्लॉइटेशन करते हो, क्योंकि आपके पास गाड़ियां ज्यादा होती हैं, आपके पास वाटर के, आप बिल्कुल भी इन छोटी मोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, आपका टोटली सेंटर्ड होता है, जो लाइफ सेंटर्ड होती है टुवर्ड्स योर गोल्स जो होते हैं आपके, वो मेटेरियलिज्म की तरफ होते हैं। आप बिल्कुल भी वाटर को एक रिसोर्स के रूप में नहीं देखते, वो इजिली अवेलेबल आपके पास होता है और वहां पे वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, तो इससे क्या होती है, वाटर की ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है। वाटर की अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है तो दीज अर्बन सेंटर रिक्वायर लैंड एंड सो ए लॉट ऑफ फॉरेस्ट कवर इज डिस्ट्रॉयड। अगर आपके अर्बन सेंटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इससे एक लॉट ऑफ फॉरेस्ट क्या हो जाता है बेटा, कवर्ड, जो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। दस द इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब, ध्यान रखना, नॉट बायोलॉजिकल, इट्स इकोलॉजिकल, जिसमें आपका वाटर भी आता है और आपकी एयर भी आती है, तो वाटर एयर दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस द रेनफॉल डिक्रीज, रेनफॉल आपकी डिक्रीज हो जाती है, सो डज द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी हो जाता है इससे। सो दिस हैज कॉज्ड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इससे क्या हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है।
पर दिया क्या था कि मल्टीप्लाई अर्बन सेंटर और लार्ज डेंस पॉपुलेशन से ये हेल्प कर रही है प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का वाटर रिसोर्सेज में, लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत होता है। इट इज ए टोटली फॉल्स स्टेटमेंट, और इसका अपोजिट क्या हो रहा है, दैट इट इज द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है। आगे देखिए, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स। तो क्या मुझे लगता है आपको ऊपर वाला समझ में आया होगा कि अर्बन सेंटर और लार्ज डेंस पॉपुलेशन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं बल्कि एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर होता है। और इसका रीजन भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओवर एक्सप्लोइटेशन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अर्बन से को सीधी सी बात है, अर्बन सेंटर्स में क्या होती है, लार्ज और डेंस पॉपुलेशन के कारण आपका ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं एक बार यहाँ पे इसके पेन अपना जो पैड होता है उसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो चीजें हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। वेट फॉर ओनली 30 सेकेंड। ओके, देखिए, देखिए, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर जहाँ पे होते हैं आपके, यहाँ पे क्या होता है, डेंस पॉपुलेशंस भी होती हैं और अर्बन में लाइफस्टाइल है हेल्थ प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपकी मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स के कारण जैसे जैसे आपके मल्टीप्लाई होती जाएगी वैसे वैसे पॉपुलेशन भी आपकी डेंस होती चली जाती है, और जिससे आपके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और बिल्कुल विपरीत इफेक्ट पड़ता है ना कि आपका उससे वहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं बल्कि एक्सप्लोइटेशन होता है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार इसको, बस जस्ट ए मिनट। देखिए, जब आपके अर्बन सेंटर आ जाते हैं, जैसे देखो, जब अर्बन सेंटर आपके होंगे, अगर आपके अर्बन सेंटर्स आएंगे और अर्बन सेंटर के साथ प्लस में आपकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, आपकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो आपकी वेजिटेशन है, जो आपका लैंड डिग्रेडेशन, वेजिटेशन का भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका लॉस होगा। वेजिटेशन का लॉस होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो रेनफॉल होगी और रेनफॉल क्या होगी, लेस होगी। और रेनफॉल लेस होगी तो वाटर का जो ग्राउंड लेवल होगा ना, आप ग्राउंड लेवल के वाटर का इस्तेमाल करेंगे और ग्राउंड लेटर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप वाटर को क्या करेंगे, आप वाटर का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं बल्कि वाटर को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो बस मैं आपको एक ये इंटीग्रेशन दिखाना चाहता था फैक्ट्स का कि एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। अर्बन सेंटर होंगे, अर्बन सेंटर के लिए आपको क्या वेजिटेशन को कवर करना पड़ेगा, उसको वेजिटेशन का कवर को हटाना पड़ेगा, जिससे वेजिटेशन से रेनफॉल क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ना कि जो आपके ट्रीज होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन के द्वारा, प्रेसिपिटेशन जो होता है, जो उनमें स्टोमेटा के द्वारा पत्ती होती वेपर के द्वारा, उसमें क्या करते हैं, जब पानी ज्यादा होता है तो रेन का कारण बनते हैं, इनके ज्यादा रेन जहाँ पे पेड़ ज्यादा होते हैं वहाँ पे रेन ज्यादा होती है, उसका रीजन होते हैं। बस इसको समझाने के लिए मैंने आपका 1 मिनट लिया, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अर्बन सेंटर में पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वेजिटेशन क्या होगी बेटा, वहाँ पे कम होगी, वेजिटेशन कम होगी तो रेनफॉल भी कम होगी, तो वहाँ पे वाटर का ग्राउंड लेवल का इस्तेमाल करेंगे और वाटर का क्या करेंगे, एक्सप्लोइटेशन करेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद देखिए आगे, regulating damming and proper regulating and damming of rivers does not affect the river natural flow and sedimental flow। ये क्या बोल रहा है कि regulating the damming of river does not affect the river natural flow and sediment flow। क्या आप खुद सोचिए, क्या जो डैम हम बनाएंगे रिवर्स के ऊपर, क्या वो रिवर के नेचुरल फ्लो को अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। देखिए, regulating and damming of river affect the river natural flow
इज इट्स सेडिमेंटल फ्लो, उसको क्या करेगा बेटा, वो सेडिमेंट को क्या करेगा, बिल्कुल अफेक्ट करेगा। और उसको अफेक्ट के साथ इन द नेचुरल फ्लो द रिवर ऑफ ए रिवर देर आर सेडिमेंट्स, क्या होते हैं उसमें, सेडिमेंट, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, रॉक्स वगैरह होती है, डिपॉजिटेड ऑन द बैंक्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, किसको इंक्रीज करेगा बेटा, फर्टिलिटी को। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन हैव बीन सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक्स, कहाँ पे सिचुएटेड होती थी, रिवर के बैंक पे, क्योंकि रिवर के बैंक पे क्या होती है, आपकी जो सोयल आपको मिलती है ना, वो फर्टिलाइज्ड मिलती है बिल्कुल। और सोयल का फर्टिलाइज्ड किससे होता है बेटा, टोटली रिलेटेड वो होती है, सेडिमेंट से रिलेटेड होती है, और वो सेडिमेंट से रिलेटेड होती है। दैट्स वाई आपको जितनी सिविलाइजेशन है वो ऑन द रिवर बैंक, रिवर के कोई भी नदी ले लीजिए उसके बैंक पर आपको सिचुएटेड मिलेंगी। दस इफ द वाटर इज इन ए स्टिल स्टेट में होगा तो सेडिमेंट फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो उसमें रेगुलेटर नहीं हो पाएगा, नेचुरल फ्लो को हम क्या कर देंगे, उसको रिवर को अफेक्ट कर देंगे। देखो सीधा ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी डैम को क्रिएट किया, सपोज कीजिए हमने जैसे किसी डैम को, मान ली यहाँ पे देखो ये रिवर सोचिए, यहाँ पे एक रिवर है, और अगर मान ली ये रिवर चलती रहेगी, मान ली रिवर चलती रहेगी, सपोज कीजिए कि ये रिवर है, तो इसके जो बैंक्स होंगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होंगे बेटा, नेचुरल फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर नेचुरल फ्लो है, ये यहाँ पे ये पूरी की पूरी मान ली रिवर आपकी चलती आ रही है, और ये क्या चलता आ रहा है, यहाँ से सारे के सारे रिवर में यहाँ पे बैंक्स पे क्या है बेटा, यहाँ पे मिलेंगे आपको सेडिमेंट्स, क्या मिलेंगे, सेडिमेंट्स मिलेंगे। और अगर ये सेडिमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर अगर आपने यहाँ पे डैम बना दिया, यहाँ पे आपने क्या बना दिया, एक रिजर्वायर, या सोचिए कोई डैम बना दिया, ये आपने कोई डैम का यहाँ पे निर्माण कर दिया, उसको सिचुएटेड कर दिया, तो अब सारे के सारे सेडिमेंट यहाँ तक रह जाएंगे। अब इसके बाद जब भी आप पानी को यहाँ से आगे फ्लो करवाएंगे, तो इससे आगे जो इसके बैंक्स होंगे बेटा, यहाँ पे इस बैंक्स पे आपको सेडिमेंट्स जो होंगे, जो सेडिमेंट्स होंगे ये नहीं मिलने वाले, वो सारे एक ही जगह पे रह जाएंगे, यहाँ पे वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे सारे के सारे, और वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो नेचुरल फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो जो होता है किसी भी रिवर का, उस नेचुरल फ्लो को आपका जो डैम होते हैं वो क्या करते हैं, टोटली डिस्टर्ब करते हैं, टोटली क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए हमें डैम्स की जो डीमेरिट्स होती हैं, डैम्स के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसका ये एक डिसएडवांटेज है कि हम नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेडिमेंट्स वगैरह क्या हो जाते हैं बेटा, वो हमारे सेडिमेंट्स वगैरह डिसफ्लो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट्स एक जगह की बजाय बाकी एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं। आगे देखिए क्या था सी में, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर वर नॉट एगिटेटेड का मतलब होता है बेटा गुस्सा होना, मतलब एक जब किसी चीज के प्रति आप विद्रोह करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एगिटेशन, उसको हम एगिटेशन बोलते हैं। व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू द वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्रॉप्स, देखिए एगिटेशन तो होगा ना, क्योंकि जब ड्रॉप्स का टाइम है, और ड्रॉप्स का टाइम है जब ड्रॉप्स में क्या होता है, सूखा पड़ा है, आपका वाटर अवेलेबल नहीं है, अब फार्मर्स तो एगिटेशन नहीं होगा ना, क्योंकि जब आप वाटर की सप्लाई अर्बन एरिया में ज्यादा करोगे और जहां भी पानी की आवश्यकता फार्मर्स को ज्यादा, तो वहां पे एगिटेशन बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि एगिटेशन नो, नोट की बजाय देखिए, in Sabarmati basin, farmer were agitated and then higher priority was given to the water supply in the urban areas। अब जब वाटर की सप्लाई को क्या दिया जा रहा था बेटा, अर्बन एरियाज में ज्यादा वाटर सप्लाई की जा रही थी, किसकी, वाटर की सप्लाई अर्बन एरियाज में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्रॉट्स, पर्टिकुलरली कब, वो भी ऐसे सिंपल टाइम में नहीं, बल्कि जब किसे सूखा पड़ा है, ड्रॉट्स का टाइम है। अब ड्रॉट्स का टाइम अगर होगा तो सोचिए आप, ड्रॉट्स के टाइम में देखो, अब अर्बन में तो क्यों क्यों चाहिए, अर्बन में चाहिए बेटा सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए चाहिए आपको पानी, सिर्फ डोमेस्टिक यूज करना है। लेकिन अगर मैं रूरल की बात करूं तो रूरल में तो बेटा चीजों में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, एग्रीकल्चर में भी आवश्यकता होती है, या फिर जहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स के पीने के लिए भी पानी चाहिए, इन चीजों के लिए मोर रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है बेटा, आपकी कहाँ पे होती है, विलेजेस में होती है, रूरल एरिया में होती है। और ऐसे टाइम में वाटर की सप्लाई
अर्बन एरिया में ज्यादा की जा रही थी, तो फार्मर को क्या कर दिया इसने, एगिटेशन कर दिया। ड्यूरिंग द ड्रॉट, व्हेन देयर इज अ ड्रॉट देयर इज नॉट ओनली लेस वाटर, वहां पे सिर्फ पानी ही कम नहीं होता, फॉर डोमेस्टिक यूज, देखो वही बात आ गया, बट आल्सो फॉर द एग्रीकल्चर यूज के लिए भी कम होता। सो द फार्मर्स वर एगिटेटेड when the priority was given to the urban areas as the farmer depend completely on the agriculture produces के ऊपर, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर ड्राफ्ट के टाइम में उनकी जो कमर्शियल फार्मिंग है ना बेटा, वो कमर्शियल फार्मिंग टोटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कन्वर्ट हो जाती है। सब्सिस्टेंस का मतलब है ड्राफ्ट के टाइम में, जब ड्राफ्ट होता है तो उस टाइम में किसान फसल को बेचने की बजाय सिर्फ इतना सोचते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं, बस उतना ही उनके लिए काफी है। तो ऐसे टाइम में जब उनको पानी नहीं लगा, तो एगिटेशन बिल्कुल एक कॉमन सिचुएशन थी, एक कॉमन बिलीव था ऐसा फार्मर का, जो एगिटेशन होना चाहिए था। तो उस टाइम पे फार्मर क्या हो गए थे, एगिटेटेड हो गए थे। तो इस स्टेटमेंट को हमने सही किया कि फार्मर वर नॉट एगिटेटेड की जगह क्या आएगा, फार्मर्स वर एगिटेटेड। अब स्टेटमेंट नंबर डी देखते हैं। टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज गेन पॉपुलरिटी डिस्पाइट हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द राजस्थान के land। अब देखो क्या बोल रहा है कि गेन पॉपुलरिटी है डिस्पाइट हाई वाटर। देखो एक बात सोचिए आप, प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज इन द डिक्लाइन। अब देखो जिस जहां पे राजस्थान केरल है बेटा, वहां पे मैंने आपको बताया था, जब वेस्टर्न राजस्थान की बात हम करते हैं, जब वेस्टर्न राजस्थान के पास हम जाते हैं, देखो एक तो है बेटा ईस्टर्न, ईस्टर्न के पास अगर आप जाओगे तो वहां पे देखो कैनाल का पानी। अब देखो एक कैनाल पूरे राजस्थान को तो पानी नहीं उपलब्ध करवा सकती ना, लेकिन जहाँ पे ईस्टर्न ईस्टर्न में बात करोगे, जहाँ पे कैनल अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कैनल अवेलेबल नहीं, और दूसरा कौन सा है बेटा, वेस्टर्न है, जहाँ पे कैनल क्या है बेटा, अवेलेबल है। तो जहाँ पे अवेलेबल है, तो वहां पे जो रूफ टॉप की है ना, जहाँ पे आपकी रूफ टॉप की जो हार्वेस्टिंग हो रही है, वो बिल्कुल क्या है, वहां पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि वाटर अवेलेबल किससे हो जाता है, आपका कैनल से हो जाता है। वाटर कैनल से क्या हो जाता है, हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ईस्टर्न कैनाल है, जहाँ पे कैनाल अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, ध्यान रखना इस बात का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी, तो यहाँ पे आर लगा लीजिएगा। तो रेन वाटर की हार्वेस्टिंग वहां पे होती है, जैसे मैंने बताया था ना, टंकाज वगैरह हैं, ये सारे के सारे उसी टाइम पे होते हैं। जैसे बीकानेर का एरिया है, या बाड़मेर का एरिया है, या जैसलमेर का एरिया है, इन सब एरियाज में क्या होती है बेटा आपकी, वहां पे सब जगह क्या होती है, रूट की रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, बट नॉट इन द वेस्टर्न, वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे इसकी आवश्यकता नहीं है बेटा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, आंसर द फॉलोइंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। जो सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के जो अलग अलग पार्ट थे बेटा, वो हमने कंप्लीट कर लिए। फॉल्स स्टेटमेंट थी, उनकी मिस्टेक को हमने करेक्ट किया और उनको रिराइट करके उनको अच्छे से लिख दिया। तो एक तो था मल्टीपर्पज के ऊपर, जिसने क्या किया था, हमारे लाइफस्टाइल को प्रॉपर यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉइटेशन किया था। अब डैम्स को रेगुलेट करने से नेचुरल फ्लो हमारा क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। और गुजरात में फार्मर के बीच में एगिटेशन था, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जा रही थी, अर्बन एरियाज को दी जा रही थी, किसके बजाय, रूरल एरियाज के बजाय। और टुडे राजस्थान में प्रैक्टिस ऑफ रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पॉपुलैरिटी हाई नहीं है। कहाँ पे हाई नहीं है, जहाँ पे राजस्थान कैनल है जो वाटर अवेलेबल उनको करवा देती है, तो वहां पे हाई बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स में देना। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स ए रिन्यूएबल सोर्स। देखो इसने बोला कि वाटर हमारा रिन्यूएबल सोर्स कैसे बन जाता है, उसके बारे में बताना है। देखिए एक बार, देखिए, आवर वाटर, देखो 30 वर्ड्स में देना है, तो ध्यान से समझना। आवर वाटर नीड्स आर कंप्लीटेड फ्रॉम टू वाटर सोर्सेज। हमारे पास टू वाटर के सोर्सेज हैं बेटा। एक सोर्स तो हमारा है, कौन सा है, ग्राउंड वाटर है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक तो पहला तो कौन सा हमारे पास ग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड एक्वीफर्स होते हैं, एक्वीफर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा और लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखो परमिएबल रॉक होती है, क्या होती है, परमिएबल रॉक होती है। यहाँ पे ये आपकी परमेबल रॉक होती है, जिनके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वाटर होता है। फिर ऊपर क्या होता है, वाटर होता है। और फिर ऊपर क्या होती है, एक परमेबल रॉक की चादर होती है। फिर ऊपर क्या होता है, रॉक होता है। फिर क्या होता है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, लैंड होती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है, नीचे क्या बोला जाता है, इनको एक्वीफर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वीफर्स बोला जाता है, जिसको मैंने आपको समझाया था पीछे। एंड सरफेस वाटर लेक्स,
रिवर्स, और दूसरा कौन सा होता है हमारा रीजन, सरफेस वाटर से मिलता है, जिसमें हमारे दूसरे में क्या क्या आती है, जिसके अंदर हमारी कौन कौन सी आती है बेटा, एक तो आती है लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, या फिर स्ट्रीम्स हमारी होगी, जैसे ये कहाँ से आती है तीसरा। देखो अब देखिए, वाटर साइकिल इज द प्रोसेस, अब देखो इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, वाटर साइकिल एक प्रोसेस है इन विच रिप्लेनिश द वाटर इन दीज सोर्सेज, में वाटर को रिप्लेनिश करता है वाटर साइकिल। कैसे, व्हेनेवर देयर इज रेनफॉल, जैसी रेनफॉल होगी, द वाटर सीप्स डाउन द सरफेस एंड रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर, तो इसको रिप्लेनिश करेगा ग्राउंड वाटर को। देन वंस विच फॉल टू द वाटर बॉडी, जब उसके बाद जो नहीं आया, जो मान ले पानी हमारा जो ग्राउंड वाटर को जो रिप्लेनिश नहीं करेगा, मीन स्ट्रीम के रूप में आ रहा है, वो कहाँ पे करेगा, वाटर बॉडीज में जाके गिर जाएगा, कहाँ पे, लेक्स हो गया, रिवर्स में, रिन्यू द सरफेस वाटर को क्या कर देगा, रिन्यू कर देगा। द वाटर विच फ्लोज डाउन एंड गेट कलेक्टेड आल्सो एड्स बोथ टू द सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर, दोनों में ऐड होता है। जो फ्लोज डाउन करता है ना बेटा, जैसे मान ले आप, जैसे रेन होगी बेटा, मान ले रेन के कारण आप सोचो ना, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, सोचो यहाँ से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। पहली बात तो जो यहाँ से वाटर फ्लो करेगा ना, ये वाटर फ्लो करेगा, इसकी कुछ क्वांटिटी तो कहाँ पे चली जाएगी, आपकी ग्राउंड में चली जाएगी। सपोज कीजिए ये क्या है, आपका ग्राउंड है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड, कुछ तो किसमें जाता रहेगा, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पोर्स होके ग्राउंड में जाता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मान ली कोई लेक है, तो कहाँ पे चला जाएगा, लेक में चला जाएगा, उसके बाद वो बहता रहेगा। तो हमारी जो स्ट्रीम्स जा रही होंगी ना, तो उसके बाद आपने कई बार देखा होगा, सॉरी, तो आपने कई बार देखा होगा, जब भी आपकी रेनफॉल ज्यादा होती, फ्लड आती है, तो किसी ना किसी वाटर स्ट्रीम के कारण ही आती है, क्योंकि सबसे पहले पानी कहाँ पे जाता है, स्ट्रीम्स में फ्लो करता है बेटा, और जब वो स्ट्रीम बिल्कुल फुल हो जाती है और वो ऊपर से पानी आता है, तो उसकी वजह से क्या आती है, आपकी क्या आती है, फ्लड आती है। तो आपको ध्यान रखना, जब भी वाटर फ्लो करता है, तो कुछ वाटर तो आपका कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड में, जो उसको रिप्लेनिश कर देगा, और बाकी वाटर किसको रिप्लेनिश करेगा, आपकी स्ट्रीम्स को रिप्लेनिश कर देगा। तो जब भी आपकी जैसे भी फ्लड के सिस्टम में, तो अभी सारी नदियां जो वगैरह है, वो बिल्कुल क्या हो जाती हैं, वो आपके रेड अलर्ट पे आ जाती हैं, उनके ऊपर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। द हीट एवेपोरेट द सरफेस वाटर, अब जो सॉरी, हीट जो एवेपोरेट करती है किसको बेटा, सरफेस वाटर को क्या करती है, एवेपोरेट करती है, एंड कंडेंसिंग इन द क्लाउड, और किसमें कंडेंस कर देती है बेटा, क्लाउड्स में। दिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रिन्यूड, जिससे वाटर क्या हो जाता है, रिन्यूड, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो ये बड़े ध्यान से करना है आपको, कि हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है और इसको कैसे बोलते हैं। कि पहले जो पानी कहाँ पे आएगा बेटा, सरफेस में आएगा, सरफेस के बाद कहाँ पे जाएगा, हमारा वाटर कुछ तो चला जाएगा ग्राउंड के अंदर, और कुछ सरफेस पे जो स्ट्रीम्स हैं, लेक्स वगैरह हैं, उन सबको क्या कर देगा, ये रिप्लेनिश कर देगा, और वहां पे उसकी वजह से हमारा क्या आएगा, हाइड्रो साइकिल आएगा, और हमारे को पानी की व्यवस्था एक रिन्यूएबल सोर्स के रूप में मिलेगी, ना कि हमारा नॉन रिन्यूएबल के रूप में मिलेगी। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, एवापोरेशन होता है, और एवापोरेशन से क्या हो जाता है हमारा, जैसे देखिए आपको समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखिए, जैसे ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, अब ये सरफेस का वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, सरफेस का वाटर एवापोरेट हो जाता है। अब आप बोलेंगे ये सरफेस वाटर कहाँ पे, ये तो ओशियंस वगैरह में भी प्रेजेंट है ना सरफेस का वाटर बेटा, या सरफेस का वाटर आपका कहाँ पे, लेक्स वगैरह में भी प्रेजेंट है, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ चाहे वो कहीं पे भी है, एनीवेयर, आपका रिवर में है, लेक में है, या किसी भी कैनल्स वगैरह में है, तो ऊपर ये क्या हो जाता है, एवापोरेट करे, किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, ये क्लाउड की फॉर्मेशन करता है, और एक क्लाउड किसकी फॉर्म में नीचे आते हैं, फिर रेन की फॉर्म में नीचे आते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो अब साइकिल किसी चीज का है, कोई एक बार नीचे से जा रहा है एवापोरेट होके ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दैट्स व्हाई वाटर इज ए रिन्यूएबल सोर्स। तो वाटर कौन सा सोर्स हो जाता है बेटा, हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स हो जाता है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको दो ही चीजें समझाई थी, वाटर दो सोर्सेज में अवेलेबल है, एक तो ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है, एक सरफेस वाटर के रूप में अवेलेबल है, और वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो रिप्लेनिश करता है किसको, वाटर को, दी रिसोर्सेज को, और रेनफॉल में जो सरफेस पे वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेपोरेट हो जाता है, वेपोरेट होने के बाद कंडेंस हो जाता है किसमें, क्लाउड्स में, एंड कम बैक फ्रॉम द रेन अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड वाटर बिकम ए रिन्यूएबल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे समझा भी रखा है, जैसे देखो यहाँ पे देखो,
यहाँ पे कैसे समझा रखा है बेटा आपको, देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर का फ्लो है, ये ग्राउंड वाटर का फ्लो हो गया बेटा, इसे स्ट्रीम फ्लो कर रही है। अब ये ओशियंस वगैरह से क्या हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एवापोरेशन। और ये किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है। अब क्लाउड के कंडेंसेशन से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो यहाँ से तो पानी जा रहा है और यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है और पानी ऊपर से दोबारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं। और वाटर साइकिल के अलावा हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल। क्योंकि जहाँ पे हाइड्रो आपको दिखे तो समझ जाना वहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा, वाटर की बात हो रही है। तो हाइड्रोलॉजिकल और क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये बात थोड़ी ध्यान से रखनी, देखना यहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी होता है। ट्रांसपीरेशन में हेल्प कौन करते हैं, इस ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं आपकी ट्री, जो वेजिटेशन होती है ना, वो वेजिटेशन क्या करती है, ट्रांसपीरेशन करती है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, वेजिटेशन जहाँ पे ज्यादा होती है वहाँ पे वर्षा भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उसकी वजह से ऊपर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द, इसका सेकंड पार्ट है जिसमें क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग अगेन इन द 30 वर्ड्स में देना है। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, क्या बोल रहा है बेटा, एक मिनट रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेस। वाटर स्कार्सिटी क्या, मेरी फर्स्ट क्लास इसी से रिलेटेड थी। वाटर स्कार्सिटी क्या है और इसको हम क्या बोलते हैं, तो मैंने इसको आपको डिमांड और सप्लाई के तौर पर समझाया था। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो अगर आपको अपनी डेफिनेशन खुद लिखनी है, इसको हम देख भी नहीं रहे, उससे पहले ही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब वाटर की डिमांड क्या हो जाए, जब देखिए, जब वाटर की डिमांड क्या हो जाए बेटा, जब वाटर की डिमांड और एक होती है वाटर की क्या, सप्लाई। एक वाटर की क्या होती है, सप्लाई। जब वाटर की डिमांड तो क्या हो, हाई हो, डिमांड क्या हो, हाई हो, और सप्लाई क्या हो जाए, लो हो जाए। ड्यू टू कौन सी सप्लाई लो हो जाए, एक तो किस फॉर्म में हो जाए, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो जाए चाहे वो, या फिर वो कौन सी फॉर्म में हो जाए, क्वालिटेटिव फॉर्म में हो जाए। अगर क्वालिटेटिव में होगी तो इसका मतलब आपका पानी क्या हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है। और क्वांटिटेटिव में होंगे तो उसकी जो मात्रा है ना, जो उसकी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी ही क्या हो रही है बेटा, उसकी क्या हो रही है, क्वांटिटी ही क्या हो रही है, लो हो रही है। तो जब डिमांड वाटर की ज्यादा हो एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल, और वाटर जब क्या हो बेटा, नॉट अवेलेबल हो, तो ऐसी ही कंडीशन को क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं, when demand of water is high and supply will become less due to the two factors, that one is quantitative and another is qualitative, then we can say that it creates a situation that is known as water scarcity। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। और दूसरी बात है, वाटर का अवेलेबल ना होना। ये सिंपल सी बात है जो हम बताते हैं ना कि वाटर स्कार्सिटी क्या है, दो शब्दों में समझाइए तो वाटर नॉट अवेलेबल। तो किसी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वही क्या है बेटा, वाटर स्कार्सिटी है। तब पढ़ते हैं क्या बोला इसने, वाटर स्कार्सिटी occurs when the availability of water is not enough to meet the demand। देखो वही बात है ना, when the availability of the water, देखो availability of the water क्या है, मेरी सप्लाई है। ये तो मेरी सप्लाई है ना, किसी चीज का अवेलेबल होना उस चीज की सप्लाई होती है। इज नॉट इनफ टू मैच द डिमांड, टू मैच द डिमांड फॉर इट, इस चीज के लिए डिमांड। दिस कोज्ड बाय ओवर एक्सप्लोइटेशन के कारण हो सकता है वाटर के। अब उसके रीजन बता रहे हैं, इसके कोजेज बता रहे हैं। ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ये खत्म हो गया। ये वाटर स्कार्सिटी मैंने बोल दी, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये यहीं पे खत्म हो गया। अब सेकंड है कोज बाय, सबसे पहले क्या बता रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नंबर 1 ए पार्ट बताया इसने, इसके कारण हो सकता है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या बताया बेटा इसने, इसका बी पार्ट बताया, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। डिफोरेस्टेशन इसने क्या बताया, इसका सी पार्ट बताया। जब डिफोरेस्टेशन होता है अपन, जब डिफोरेस्टेशन के कारण, क्योंकि डिफोरेस्टेशन होगा तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। कि प्रेसिपिटेशन में कौन हेल्प करता है बेटा, आपके ट्रीज हेल्प करते हैं। दूसरा, वेस्टेज ऑफ वाटर इसने क्या बताया, इसका डी ऑप्शन बताया है। एंड आर ए फ्यू एग्जांपल्स बेटा इसके, द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एवर इंक्रीजिंग जो हमेशा इंक्रीज ही होती रहती है, डिक्रीज नहीं होती है। डिमांड फॉर वाटर इज आल्सो इंक्रीजिंग विच मेक्स द वाटर अवेलेबिलिटी अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब है, वाटर अवेलेबिलिटी अनइक्वल का मतलब है डिमांड्स एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल, इसको बोलेंगे अनइक्वल सिचुएशन। ये सिचुएशन है आपकी अनइक्वल वाली, है ना। वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन, किसके लिए इस्तेमाल होता है, इरिगेशन के लिए। एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है।
दिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स ए लॉट इन वाटर स्कार्सिटी। तो इंडस्ट्रियल यूज में और इरिगेशन में जो होता है, अब यहाँ पे अगर हम मेन यूज देखें ना इसके, तो इसके मेन यूज दो ही हैं बेटा। अगर मैं अर्बन में बात करूं और एक मैं रूरल में बात करूं, तो अर्बन में किसको चाहिए? इंडस्ट्रीज को चाहिए। अगर मैं रूरल में बात करूं तो किसके लिए चाहिए? इरिगेशन के लिए चाहिए। तो दो मेन कोज है जहाँ पे वाटर की खपत सबसे ज्यादा होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डोमेस्टिक यूज में गांव वालों को ज्यादा चाहिए या अर्बन वालों को कम चाहिए, इक्वल ही हो सकता है। अगर गांव वाले गाड़ी के लिए सॉरी अर्बन वाले किसके लिए मांगते हैं? आपकी गाड़ी को धोने के लिए मांगते हैं। और गांव वाले किसके लिए मांगते हैं? एनिमल रेयरिंग करते हैं उनके लिए मांगते हैं। तो ऐसे केस में उसकी जरूरत ज्यादा हो जाती है। तो डोमेस्टिक यूज लगभग सेम सा होता है, लेकिन मेन जो होता है अर्बन में तो इंडस्ट्रीज, और रूरल में क्या होती है? इरिगेशन के कारण क्या होता है? हमारा मेन कारण हो जाता है जो हमें करना पड़ता है। आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 30 वर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के हमें एडवांटेजेस भी बताने हैं और डिसएडवांटेज, ये दोनों हमने पढ़े थे बेटा। ये अब हम बताएंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखिए अब देखिए कंपेयर करते हैं। देखो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एज द नेम सजेस्ट मेक्स वाटर अवेलेबल फॉर मल्टीपल यूजेस। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एज द नेम सजेस्ट मेक्स वाटर अवेलेबल फॉर द मल्टीपल यूजेस। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज। किसके लिए? वाटर इरिगेशन के लिए नंबर 1, डोमेस्टिक यूज के लिए नंबर 2। Thus, water is also used for hydroelectricity. Number 3. This also prevent the flood. Number 4. In use for fish breeding. Number 5. एंड इनलैंड नेविगेशन नंबर 6। इनलैंड नेविगेशन का मतलब है जब हमें कोई चीज एक जगह से और दूसरी जगह पहुंचानी है तो उसको क्या बोलते हैं? इनलैंड नेविगेशन। तो इसमें भी हमारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट काम आते हैं। एग्जाम्पल हीराकुंड प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल दिया महानदी पे बेसिन पे, हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है एडवांटेजेस में। इसका इस्तेमाल हम इरिगेशन में भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम डोमेस्टिक यूज में भी कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी कर सकते हैं, फ्लड को कंट्रोल करने में भी कर सकते हैं, फिश की ब्रीडिंग में भी कर सकते हैं, और इनलैंड नेविगेशन में भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। दूसरा आता है बेटा एग्जांपल एक आया है हीराकुंड प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे बेटा ध्यान रखना, हीराकुंड अगर कभी प्रोजेक्ट आता कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये हमारा बना हुआ बेटा महानदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी पे है ये? महानदी बेसिन के ऊपर। हेल्प इन द कंजर्वेशन वाटर में जो हेल्प करता है और फ्लड कंट्रोल में हमारी हेल्प करता है। अब आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के ऊपर। कलेक्टिंग वाटर इन डैम डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो। देखो डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो के साथ साथ ना, अब देखो बातों का चैप्टर खत्म होने वाला है तो चीजों को कनेक्ट करो। अब नेचुरल फ्लो के कारण किस चीज की सबसे मेन दिक्कत होती है बेटा? सेडिमेंट्स की दिक्कत होती है। सेडिमेंट्स क्या करते हैं? हमारी जो सोयल होती है ना, उस सोयल को क्या बनाते हैं बेटा? बिल्कुल फर्टाइल बनाते हैं। तो सोयल की फर्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी हमारा सबसे मेन रीजन है कि जिसके कारण हमारा वो किसको अफेक्ट करता है? जो हमारी नेचुरल फ्लो है ना उसको अफेक्ट करता है, और जिससे हमारा जो सेडिमेंट का फ्लो वो क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। विच मीन्स द सेडिमेंट डिपोजिशन ऑन द रिवर बैंक्स विल बी लेसर। देखो वही बात आ गई नेक्स्ट, कि सेडिमेंट का डिपोजिशन क्या हो जाता है बेटा? हमारा लेसर हो जाता है। ये देखो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सेडिमेंट का डिपोजिशन क्या हो जाता है? रिवर का बिल्कुल लेसन। दिस आल्सो कोज, देखो सबसे पहला रीजन आ गया ना यहाँ पे, नंबर ए आ गया। मैं अलग अलग बता रहा हूँ बेटा। आल्सो कोज एक्सेसिव सेडिमेंट डिपोजिशन ऑन द बॉटम। और ये सारे सेडिमेंट का डिपोजिशन एक्सेसिव कहाँ पे हो जाता है बेटा? एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। रिजर्वायर के बिल्कुल बॉटम में, डिस्टर्बिंग द नेचुरल एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्बेंस करता है। तो इसमें आप बोल सकते हो, तो ए में आप बोलोगे सबसे पहले डिस्टरबेंस करेगा किसको? डिस्टरबेंस होगी किसकी? यहाँ पे डिस्टरबेंस होती है किसकी? नेचुरल फ्लो की। नेचुरल फ्लो की, ठीक है। और जिसमें क्या होगा? सेडिमेंट्स जो होंगे बेटा, सेडिमेंट्स कहाँ पे हो जाते हैं? सेडिमेंट एक्सेसिव हो जाते हैं कहाँ पे? बॉटम ऑफ रिजर्वायर में। एक तो हो गया ये, चलो ठीक है। ए बी सी डी में अगर हम बोलेंगे इसको रिजर्वायर में। अब बी पॉइंट में आप क्या बोलोगे? बी पॉइंट में किसको ये डिस्टर्ब, आल्सो डिस्टर्ब करता है ये किसको? एक्वेटिक लाइफ को।
देखो इसके बारे में आपने बता दिया ना, ऊपर की सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, तो इसके बारे में दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे रिजर्वायर आल्सो ड्यू टू द नेचुरल फ्लो ऑब्स्टेकल्स द डिस्टर्बेंस इन द एक्वेटिक लाइफ आल्सो हैपन, इट इज आल्सो ए demerits of the reservoir. This also cause dispute between the states regarding the sharing its cost and water availability. देखो disputes between the, ये नया आया कुछ है ना, स्टेट्स के बीच में हो जाते हैं किसको शेयरिंग करने में, इसकी कॉस्ट कितनी देगी एंड वाटर की अवेलेबिलिटी आप कितनी होगी। और इसका सबसे एग्जांपल किसका लिया जा सकता है, ये कैनल्स के ऊपर भी हो जाते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का बिल्कुल चल रहा है बेटा, एक कैनल है उसके ऊपर एक हमेशा से ही बहुत दिनों से इसके ऊपर क्या चलता आ रहा है, झगड़ा चलता आ रहा है। if the water is in a still state, वाटर अगर स्टिल स्टेट में होगा, there are chances of disease being separate, तो एक चांस हो जाएंगे किसके बेटा, डिजीज के सेपरेट होने के। if the water is still state, आपको देखा होगा ना कि मैंने पीछे बताया था कि जो कंटिन्यू वाटर होता है ना, जो चलता हुआ पानी होता है वो कभी गंदा नहीं होता, तो कंटिन्यू वाटर हमेशा क्या होता है, प्योर होता है। लेकिन डिजीज होने के हो सकते हैं, ये नंबर सी में देखेंगे हम, डिजीज बिंग सेपरेट के क्या हो सकते हैं, यहाँ पे रीजन हो सकते हैं। And collecting the water in a reservoir also means that a lot of land will be covered which once a forest cover or a village। तो इससे देखो इसके पास से अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, तो नंबर डी में आप क्या लिखेंगे, विल लॉस ऑफ वेजिटेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि बहुत सारे लॉस ऑफ वेजिटेशन हो जाता है। और लॉस ऑफ वेजिटेशन क्यों होता है कि जो रिजर्वायर का पानी है ना, रिजर्वायर का जो वाटर है ना, वो सबमर्ज्ड कर देता है, क्या कर देता है, सबमर्ज्ड कर देता है किसको, वाटर को, सबमर्ज कर देता है, वाटर को नहीं बेटा। वहाँ के जो ट्रीज वगैरह है ना उसमें, जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो वेजिटेशन वो सबमर्ज्ड हो जाएगी किसके नीचे, जो नर्मदा का प्रोजेक्ट चल रहा है ना उसके ऊपर, नर्मदा प्रोजेक्ट है ना देखो, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो क्या हो रही है बेटा, सबमर्ज्ड हो रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक क्या था बेटा, हमारा वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो, तो फिर इससे आगे क्या बोला, कलेक्टिंग द वाटर इज आल्सो मीन लॉट ऑफ लैंड विल बी कवर्ड विच वन से फॉरेस्ट कवर। और एक देखो इसमें एक और बताएंगे, उसको मैं लिखने वाला हूँ, जैसे एक सेकंड का टाइम दीजिए। ये सी आपका डी हो गया, डी आपका सी था, और इससे नेक्स्ट एक होता है बेटा आपका जो मेन होता है वो होता है डी के बाद ई आता है, और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसका, डिफरेंट कम्युनिटीज का। ये भी हम बार बार पढ़ चुके हैं, एमसीक्यू में भी आया था किसका, कम्युनिटीज को क्या करना पड़ता है, वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है। दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर सिस्टम, ये हमारे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ क्या आए हैं, डिसएडवांटेजेस आए हैं, कुछ क्या है, एडवांटेजेस आए हैं। तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं इन सबको कि कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं और एडवांटेजेस क्या क्या, देखिए सबसे पहले मैंने फर्स्ट बताया था, अब देखो फटाफट पढ़ेंगे। दिस वाटर आल्सो यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लड को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, फिश ब्रीडिंग हो सकती है, इनलैंड नेविगेशन हो सकता है, तो एग्जांपल था हीराकुड। दूसरा, नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करता है, लॉट ऑफ सेडिमेंट्स विल बी एक्सेस इन द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर हो जाती है, डिस्टर्बेंस करता है किसको, एक्वेटिक लाइफ को करता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, और रिजर्वायर किसको सबमर्ज कर देता है, लॉट ऑफ ट्रीज विल बी सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ऑफ द रिजर्वायर। एंड डिजीज भी सेपरेट, और डिजीज भी क्या हो जाती हैं, जो आपका स्टिल स्टेट में होता है वाटर उससे डिजीज भी सेपरेट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज का क्या हो जाती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। ये भी हमारी सबसे मेन रीजन हो जाता है। देखो डिस्कस इन डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखो 120 वर्ड्स में आया है आपका क्वेश्चन, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, लॉन्ग वाटर है, कौन सा क्वेश्चन है, लॉन्ग वाटर है, लॉन्ग वाटर क्वेश्चन है आपका, सॉरी लॉन्ग वाटर नहीं, लॉन्ग 120 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड और राजस्थान इज कैरिड आउट। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें बतानी है किसमें बेटा, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बतानी है किसमें, या आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम बताएंगे राजस्थान में किस तरीके से की जाती है और कैसे इसको हम वहाँ पे कैरिड आउट की जाती है। और ये हमें 120 वर्ड्स में करना है बेटा, तो 120 वर्ड्स में हमें इसको आंसर करना होगा। देखिए people in Rajasthan follow rooftop water harvesting to store drinking water. सबसे पहले यहाँ पे नाम किसका आया है, फॉलो, यहाँ पे देखिए आप
रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे पहले नाम आया किसका, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और एक कौन से रीजन में होती है, एक तो एरिड रीजन आते हैं जो कि बिल्कुल सूखे हैं और रेनफॉल बिल्कुल लो है, और एक आते हैं सेमी एरिड रीजन आते हैं जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा ज्यादा है। एंड द एग्रीकल्चर फील्ड आर कवर्ड इन वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर विच स्टोर द रेन वाटर, दिस अलाउ द सोइल टू बी मॉइस्चर, जिससे सोइल क्या हो जाती है बेटा, बिल्कुल मॉइस्चर हो जाती है। लाइक सी खादिन्स इन जैसलमेर, ध्यान रखना हम इसके बारे में वीडियो में पढ़ चुके हैं बेटा, खादिन्स वगैरह के बारे में। एंड जोहर्स इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान, इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स, particularly in the बीकानेर, फलोदी एंड बाड़मेर, सबके बारे में बताया था मैंने वीडियोज में आपको, एक बीकानेर है, एक फलोदी है और एक बाड़मेर है। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब पीछे से चलते आए, उनका एक ट्रेडिशन सा बन गया है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स और टंकाज फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या बेटा वहाँ पे स्टोरेज है। द साइज ऑफ द टैंक्स डिफर, ये टैंक का साइज क्या डिफर, दे कैन बी ए बिग रूम इनसाइड द मेन हाउस हो सकते हैं और स्टोरेज टैंक इन द कोर्टयार्ड भी हो सकते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स के साथ कनेक्टेड होते हैं हाउस थ्रू ए पाइप के द्वारा, एंड द रेन वाटर फॉल्स डाउन द पाइप्स एंड इज कलेक्टेड इन द अंडरग्राउंड टंकाज में कलेक्ट हो जाता है। एंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज डिक्लाइंड है, ये भी एमसीक्यू में पढ़ा था, किसके कारण, due to the construction of इंदिरा गांधी कैनल, किसके कंस्ट्रक्शन के कारण, इंदिरा गांधी कैनल के कारण। दिस मेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दिस मेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन प्लेंटी, क्योंकि वाटर किस में है वहाँ पे, प्लेंटी में अवेलेबल है, जिसके कारण उसकी आवश्यकता नहीं होती वाटर की, और वहाँ पे पानी किस में अवेलेबल है, वहाँ पे प्लेंटी में अवेलेबल है। और दस पीपल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग द रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये था राजस्थान में, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। पीपल इन राजस्थान में सबसे पहले क्या करते हैं, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं टू स्टोर द ड्रिंकिंग वाटर इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में। एंड द एग्रीकल्चर फील्ड आल्सो कवर्ड इन वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर विच स्टोर द रेन वाटर, जो रेन वाटर को क्या करते हैं स्टोर। उसके बाद आ जाते हैं खादीन, और कुछ विलेजेस हैं जैसे बीकानेर हो गया, पलौती हो गया या बाड़मेर हो गया, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउस है क्या बेटा, ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं और टंकाज है फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। साइज ऑफ टैंक क्या करता है बेटा, डिफर करता है, कहीं में बहुत ज्यादा है, कुछ इतने बड़े हैं कि रूम जितने हो सकते हैं। इन कोर्टयार्ड में दे आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए पाइप, जिसके द्वारा वो कहाँ पे अंडरग्राउंड जो टैंक है वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, सो दैट दे आर कॉल्ड एज टंकाज। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, सो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज डिक्लाइंड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी कैनल। नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, वेस्टर्न जो राजस्थान है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, क्योंकि वाटर अवेलेबल है बिल्कुल एम्पल मात्रा में, जिसके कारण प्लेंटी है बिल्कुल, कौन सी कैनल के कारण, वेस्टर्न राजस्थान में, ड्यू टू द गांधी कैनल, और रूट टेबल इन्वेस्टिंग वहां पे डिक्लाइन होती जा रही है। अब आगे देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है बेटा। थर्ड का सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है अडेप्ट करना, किसी चीज को ना अडेप्ट करने का मतलब होता है ना, अडेप्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, इस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन बोलते हैं। और ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, मेथड्स आर बीइंग कैरिड टू कंजर्व स्टोर वाटर, कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना। देखो, the traditional methods of rainwater harvesting are rooftop rainwater harvesting, देखो विभिन्न जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज है वहां पे बताना है। मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस इन द स्टेट शिलोंग, जो कि क्योंकि क्या बेटा, ध्यान रखना शिलोंग जो है ना, शिलोंग क्या है बेटा, मेघालय की क्या है बेटा, कैपिटल है, ये है कैपिटल किसकी, मेघालय की, ठीक है। थ्रो द चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ जस्ट 55 किलोमीटर फ्रॉम शिलोंग, रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ये रिसीव करता है, येट देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द कैपिटल सिटी, जो सिर्फ जहाँ पे बारिश दुनिया की सबसे ज्यादा होती है, और उससे सिर्फ 55 किलोमीटर पे एक दूसरी वहां पे एक शहर स्थित है जिसका नाम शिलोंग है, और वहां पे बता वाटर की शॉर्टेज है। Nearly every household of rooftop rainwater harvesting structure set, आप सबने क्या सेटअप कर रखा है बेटा, रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग को क्या कर रखा है, सेटअप कर रखा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
न्यू कंसेप्ट, न्यू टाइप आई रूट तमिलनाडु, कौन सा बेटा, तमिलनाडु इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट टू हैव मोर मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी टू ऑल हाउसेज, ये कंपल्सरी कर दिया इसने। तो अगर मान ले क्वेश्चन आता है कि ऐसे स्टेट का नाम बताइए जिसने रूफटॉप रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को क्या बनाया बेटा, कंपल्सरी किया है, तो वो कौन सा है बेटा, तमिलनाडु किया है। देयर आर लीगल प्रोविजंस है बेटा जो पनिश द ऑफेंडर्स एंड डिफॉल्टर्स को प्रोविजन है उनको क्या करने के, उनको पनिश करने के। थर्ड पार्ट में क्या आता है, थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना बेटा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट आया है कि जिसने क्या कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया, तो कौन सा स्टेट है बेटा, वो तमिलनाडु स्टेट है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया पीपल आर अडॉप्टिंग रूट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट, वो क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं बेटा, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं फॉर स्टोरेज के लिए एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। गेंदाथूर पढ़ा था हमने, कर्नाटका का एक विलेज था, a remote village in Mysore, Karnataka. The villagers have installed rooftop rainwater harvesting structure in their homes to cater their water needs के लिए। जहाँ पे 200 households हैं have accepted and installed this system which has earned distinction of being rich in rainwater में रिच है। और उन्होंने ये बताया था कि एनुअल में 10 फीलिंग्स वो कम से कम वाटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और एनुअली 50,000 के आसपास लीटर वाटर को क्या करते हैं, वो यूज करते हैं, जो कि रेन वाटर होता है। और 20 हाउस वहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 लाख लीटर वाटर को क्या किया बेटा, हार्वेस्ट किया है और उसको यूज भी किया है थ्रू आउट द होल ईयर, पूरे साल में। तो ये हमारे कुछ विलेजेस के नाम थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के। तो इसके साथ आप ये क्वेश्चन खत्म होते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर थे। अगर इनमें कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे कोई भी कमेंट करके बता सकता है, कोई क्वेश्चन जिसको मेरे को दोबारा करना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। होप करता हूँ आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा कि वाटर की स्कार्सिटी क्या होती है। एट लास्ट बच्चों मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा, किसी भी चैप्टर को आपको करना है तो उसके सिर्फ टॉपिक को एक टॉपिक आप बना दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज स्कार्सिटी, हमने पहले पढ़ा था स्कार्सिटी क्या होती है। दूसरा हमने पढ़ा था इसके रीजन क्या होते हैं स्कार्सिटी के, और इस रीजंस के हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं वाटर का इस स्कार्सिटी को दूर करने की। उसके बाद आपके क्या आए थे, डैम्स आए थे। उसके बाद डैम्स के हमने क्या देखे थे, एक तो हमने देखे थे एडवांटेजेस और एक हमने देखे थे डिसएडवांटेजेस देखे थे। उसके बाद मल्टी लेवल प्रोजेक्ट जो आए थे ये इनसे रिलेटेड थे बेटा, उनके भी क्या थे, एडवांटेजेस थे और क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। और उसके बाद मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखी थी बेटा, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में आई थी। हमारे सिर्फ यही जो थे कुछ टॉपिक्स थे, अगर हम देखो 1 2 3 4 और 5 टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड है। अगर कोई भी टॉपिक आपको लगता है दोबारा करवाना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।